अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो आपकी असाइनमेंट है उसके बारे में मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूं कि वो आपने फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। ऑलमोस्ट 150 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं। उस पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट, अपनी टीचर का नाम वाज़ेह हरूफ में लिखकर आपने कॉलेज को या तो बाय पोस्ट या बाय हैंड सेंड करनी है 15 दिसंबर तक। उसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और ये जो 150 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैंने इसमें से मोस्टली आपको करवा दिए हैं। आप अपने पिछले लेक्चर जो हैं वो निकाल के देख सकते हैं। उसमें काफ़ी से ज़्यादा तादाद में शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक से भी, आपकी गाइड बुक से भी, की बुक से भी, बाकी डिफरेंट किताबों से भी मैं आपको काफ़ी से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। इसके अलावा आप अपनी बुक से भी शॉर्ट क्वेश्चन ख़ुद से भी बना सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के। आप इसके लिए किसी किस्म की भी कोई कंपल्शन नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। तो अब हम सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं कि सेकंड चैप्टर में हम आपको कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का अबूरी आइन कौन सा था और ये कब तक नाफिज रहा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन वो था जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए आइन की ज़रूरत होती है, कुछ असूल व ज़वाबित की ज़रूरत होती है, तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई आइन मौजूद नहीं था। तो इसलिए फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसी को नाफिज किया गया। उसमें कुछ तरामीम की गई जिसके तहत ताज बरतानिया की हैसियत बरकरार रही और गवर्नर जनरल के इख्तियारात महदूद किए गए। इख्तियारात का सरचश्मा वज़ीर आज़म को बनाया गया। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासिद है, जिसे 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने आइनसाज़ असम्बली से मंजूर करवाया था। और इसकी तैयारी में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके कुछ नुकात हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, जिसके तहत इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला के पास है, जो उसने अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल की है ताकि वो अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करें। फिर इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं पाकिस्तान में उनको फ़रोग़ दिया जाएगा। जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और माशरती इंसाफ के इस्लामी असूलों पर अमल किया जाएगा। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो बनाया जाएगा। मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। अब ये जो चीज़, ये 3 पॉइंट्स हैं, आगे भी मज़ीद पॉइंट्स भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ। ये इनके, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ इनकी हेडलाइंस लिखनी है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है कि मुसलमानों के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक बसर कर सकें। इस्लामिक लेजिस्लेशन की जाएगी कि पाकिस्तान का जो आइन है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा, और कोई ऐसा असूल या कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामी असूलों से मुतसादम होगा। फिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तमाम शहरियों को हासिल होंगे। इनमें माशरती हकूक़ हैं, इनमें मुआशी हकूक़ हैं, इनमें सियासी हकूक़ हैं, इनमें मजहबी हकूक़ हैं। ये सारे के सारे हकूक़ हर फ़र्द को बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक मैसर होंगे, ताकि हर फ़र्द जो है वो अपनी शख्सियत की बेहतर नशोनुमा कर सके। फिर वफाकी तर्ज़ हुकूमत कायम किया जाएगा, जिसके तहत इख्तियारात सूबों में यानी इकाइयों में और मरकज़ में तकसीम शुदा होंगे, और
तमाम अख्तियारात जो हैं वो उनको आइनी तौर पर आइन के रूह से तकसीम किया जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी है कि जब करारदाद मकासिद मंजूर हुआ तो उसके बाद आइन साज़ी के काम को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, जिनमें से सबसे अहम बुनियादी असूलों की कमेटी थी। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि बुनियादी असूलों की कमेटी क्या थी, कितने अरकान पर मुश्तमिल थी, काम क्या था इसका। ये 25 अरकान पर मुश्तमिल थी। इसका चेयरमैन वज़ीर आज़म था और इसके तहत मुख्तलिफ़ 4 ज़ैली कमेटियाँ जो हैं वो कायम की गई थी और इनके अलावा एक उलमाए किराम का बोर्ड भी तश्कील दिया गया था तालीमात इस्लामिया के नाम से, बराए तालीमात इस्लामिया के नाम से, और इसका काम भी आइनी नज़रियाती असास से मुतल्लक़ मशवरे फ़राहम करना था। कमेटी ने जो अपनी सिफारिशात हैं वो 28 सितंबर 1950 को पेश की असम्बली में। लियाकत अली ख़ान ने पेश की उसको। ये रिपोर्ट नामुकम्मल थी और इसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया गया, लेकिन नई रिपोर्ट के पेश होने से पहले ही 16 अक्टूबर 1951, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस द एसेसिनेशन डेट ऑफ लियाकत अली ख़ान द प्राइम मिनिस्टर। तो इसको अंडरलाइन आप ज़रूर कर लीजिएगा और इसको आपने याद भी रखना है कि लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में एक जलसा आम में शहीद कर दिया गया। उनकी जगह फिर कौन आया? ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर वज़ीर आज़म का कलमदान संभाला और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो है उनको पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल बनाया गया और नई रिपोर्ट जो है वो जुलाई 1952 में तकमील को पहुंची। अब पहली आइन साज़ असम्बली, ये आपको मैंने पहले बताना था, ये मैंने बीच में मिस कर गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पहला आइन जो है वो 1935 का इंडिया एक्ट था, वहाँ पहली आइन साज़ असम्बली जो थी वो कौन सी थी? एक्ट तो वही बन गया। तो आइन साज़ असम्बली वो थी जो 1946 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे अरकान, और जो कि पाकिस्तान में थे, जो कि मुसलमान थे, उन सबको मिलाकर नई आइन साज़ असम्बली की तश्कील की गई थी, जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ थी। इस असम्बली ने 10 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म को अपना सदर मुंतखब किया। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले सदर कौन थे, और कायद-ए-आज़म जो थे वो सदर नहीं थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे। आपने चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद के सामने गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लिया और शुरू में जो असम्बली थी उसके जो मेंबर्स थे वो 69 थे। बाद में इसकी तादाद जो है वो 79 हो गई, जिसमें 10 अरकान का इजाफा हुआ। मौलवी तमीज़ुद्दीन असम्बली के पहले स्पीकर थे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाकिस्तान की नई दस्तूरसाज़ असम्बली के पहले स्पीकर कौन थे। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन असम्बली के पहले स्पीकर थे। अबूरी आइन के तहत इस नई आइन साज़ असम्बली का इजलास बनाया गया और आइन साज़ असम्बली के साथ एक मरकज़ी पार्लियामेंट भी थी, यानी कि ये कानून साज़ असम्बली भी थी और ये आइन साज़ असम्बली भी थी। और इन्होंने 44 कवानीन जो हैं वो पास किए थे और इनमें से सबसे जो अहम तरीन और मशहूर तरीन कानून है वो परोडा था, यानी कि पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949। इसकी एब्रीविएशन भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी पेपर में आ सकती है। पहली आइन साज़ असम्बली कब इसको भी तनसीख की गई इसकी कि गवर्नर जनरल जो है उसने जो रिपोर्ट जो था उसकी मंजूरी देनी थी। तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने एक सरकारी ऐलान के ज़रिए असम्बली को तोड़ दिया और कहा कि चूँकि असम्बली जो है वो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो असम्बली अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं रही है, इसलिए हंगामी हालत के क़याम का ऐलान किया गया और कहा गया कि दूसरी आइन साज़ असम्बली के लिए इंतखाबात भी जल्द करवाए जाएंगे। और इस नाजुक मौके पर जो असम्बली तोड़ी गई उसके बड़े ख़तरनाक नतीजे आए। ज़ाहिर है कि असम्बली अपना काम आलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी और इस असम्बली को तोड़ने का मतलब ये था कि अब आइन साज़ी की बिसात को एक दफ़ा फिर लपेट कर रख दिया गया है। और इसकी असल वजह ये थी कि जब 1954 के सूबाई इंतखाबात हुए तो उसमें मुस्लिम लीग को नाकामी हुई और इस तरह से परोडा कानून को ख़त्म करके गवर्नर जनरल के अख्तियारात में जो कमी की गई थी तो उसे गवर्नर जनरल से बर्दाश्त नहीं हुआ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद से, और उसने असम्बली जो है वो तोड़ दी। फिर दूसरी आइन साज़ असम्बली का क्या अमल में आया? अब बर्खास्त शुदा असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, ये याद रखना है आपने।
उसने असम्बली तोड़ने के इक़दाम को चैलेंज किया तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया, लेकिन हुकूमत ने जब सुप्रीम कोर्ट पे अपील की तो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया और इस तरह से आइन साज़ असम्बली के इंतखाब 1955 को कराया गया। उसके अरकान की तादाद 80 थी और इस तरह से फिर इस असम्बली ने काम दोबारा से शुरू किया आइन के काम को। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो है, इसके ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बिल्कुल सरसरी सा लिखेंगे कि ये क्या था, और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, इस पे नोट आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो आपने इसको हेडिंग्स के साथ इसको कंप्लीट लिख लेना है। 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो सो यू कैन राइट इट। अभी 16 अप्रैल 1953 को जब मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया था तो उन्होंने जो फार्मूला तरतीब दिया था उसे बोगरा फार्मूला कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये किसने पेश किया है और ये कब पेश हुआ है। ये फार्मूला दिसंबर 1953 में असम्बली में पेश हुआ था। इस फार्मूले के तहत 2 ईवानें मुकर्ररा थी। ईवान बाला जो है वो 150 उसके मेंबर्स थे, जिसमें दोनों सूबों के पास मसावी नुमाइंदगी थी। ईवान ज़ीरी की कुल नशिस्तें 300 थी और वो भी 150 थी। और सदर का इंतखाब भी 5 साल के लिए था, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी 5 साल के लिए था। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत और उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़ुबानें तस्लीम किया गया था। फिर एक और अहम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वहदत मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है। वहदत मगरबी पाकिस्तान क्या है, क्यों बनी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मसला ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी आलमोस्ट 55% थी और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 45% थी। लेकिन मगरबी पाकिस्तान जो है वो 4 सूबे थे और मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ 1 सूबा था। तो इसलिए आइन साजी के काम में रुकावट बन रही थी, क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से सीट्स दी जाती तो मशरक़ी पाकिस्तान की इजारादारी कायम हो जानी थी, और अगर इक्वल नुमाइंदगी मिलती तो इसमें मशरक़ी पाकिस्तान जो है उसको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए फिर इसका हल ये निकाला गया कि मगरबी पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनको मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया। ये जो मगरबी पाकिस्तान है ये 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुहित था, और ये 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान के नाम से नया सूबा वजूद में आया, जो 12 डिवीज़न्स पर मुश्तमिल था। और इस तरह से जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है वो 2 सूबों पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें से एक मगरबी पाकिस्तान था और दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान था। और मुश्ताक अहमद गोरमानी पहले गवर्नर और डॉक्टर ख़ान साहब जो है वो पहले वज़ीर आला बने थे। इट्स वेस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये वहादत 1970 तक कायम रही थी। उसके बाद 1956 के आइन के अहम खुद-व-खाल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आता है तो आपने सिर्फ इसकी हेडलाइंस लिखनी है या उसको जस्ट 1 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है कि 1956 के आइन के सेलिएंट फीचर्स जो थे वो क्या थे। डेफिनेटली इट वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तहरीरी आइन था, जो कि इसकी जो शिक्के हैं वो 235 हैं, 3 इसके चैप्टर्स हैं और 6 इसके गोशवारे हैं। और इसके जो प्रियम्बल है उसमें करारदाद मकासिद को शामिल किया गया था। उसके बाद ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, वफाकी रियासत पाकिस्तान को करार दिया गया था। वफाक 2 सूबों पर मुश्तमिल था। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू, वन वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड वन वाज ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ 1 यूनिट। तो इसमें मगरबी हुकूमत, जितने भी मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की फ़हरिस्त दी गई और साथ में सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की फ़हरिस्त दी गई, और तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की फ़हरिस्त थी। फिर ये आइन बहुत फ्लेक्सिबल था, इसमें तब्दीली बहुत आसानी के साथ हो सकती थी। अवान की जो हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत है वो आइन में तरमीम कर सकती थी और उसकी तौसीक सदर करता था। पार्लिमानी निज़ाम था। व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यू नो बेटर, कि इसमें जो सरबराह रियासत था वो सदर था और सरबराह हुकूमत जो था वो वज़ीर आज़म था। सदर के पास बराएनामा अख्तियारात थे, असल अख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास थे। वज़ीर आज़म जब सिलेक्ट होता था तो वो फिर अपनी काबीना को मुंतखब करता था और उसकी काबीना कौमी असम्बली के सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेह थी। सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करती हैं, और सदर का मुआखज़ा जो है वो कौमी असम्बली के 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है।
कौमी असम्बली की अक्सरियत जो है वो उनके पास ये पावर है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है उसको भी पास कर सकती हैं। अब यकीमानी मुकन्ना थी, मतलब लेजिस्लेचर हैज़ वन हाउस जिसका नाम कौमी असम्बली था जो 300 अरकान पर मुश्तमिल था। उसके बाद जो है इसमें अदलिया को आज़ाद रखा गया था। आला तरीन अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट थी। दोनों सूबों में 2 हाई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री जो है वो सदर पाकिस्तान ने करना था उसको, और इस बात को इंश्योर किया गया कि जजों को उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनकी बरतरफ़ी मुआख़ज़े के ज़रिए कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मुमकिन थी, जिसकी जो तौसीक़ है वो सदर ने करना थी। सिंगल सिटीज़नशिप का कानून जो है वो इसमें लाइज किया गया। तमाम शहरी जो हैं, वेदर दे आर पंजाबी, वेदर दे आर बलोची, सिंधी और देयर पश्तून्स, दे आर पाकिस्तानी। और एक मरकज़ी हुकूमत की जो शहरियत है और दूसरी रियासतों की हुकूमत की शहरियत, ये अमेरिका का एक असूल है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सिंगल सिटीज़नशिप का असूल ही राइज किया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इंश्योर्स द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें लिखा गया कि जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं सिटीज़न्स को, उन सब को इंश्योर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान की आवाम को मिलें, और अदलिया को उनकी हिफाजत का ज़िम्मेदार ठहराया गया। और ये जो आइन था ये 1958 तक रहा। उसके बाद इसको इट वाज एब्रोगेटेड बाय अयूब खान, और उसके बाद वो फिर अपना आइन लाया 1960 इट वाज आई थिंक ये 1962 में इसको नाफिज किया गया। इसके बारे में हम बाद में कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।